आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यायिक हिरासत में इमरान और नासिर भेजे गए हैं। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी दोनों भाइयों की कोर्ट में पेशी हुई है। इमरान और नासिर को भेजा गया है न्यायिक हिरासत में। खबर यह है कि 23 जुलाई तक बेऊर जेल में रहेंगे दोनों भाई। रेगुलर कोर्ट में हुई थी दोनों भाइयों की पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी भाइयों की कोर्ट में पेशी हुई। इमरान और नासिर को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। तारीख 23 जुलाई तक बेऊर जेल में ये दोनों भाई रहेंगे। अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या अपडेट है? देखिए भी एक अपडेट ये है कि नासिर और इमरान की आज पेशी कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में होनी थी। हालांकि जो एनआईए कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश पर हैं, जिस कारण से जो 4 कोर्ट था, 13 नंबर जो रेगुलर कोर्ट है उसमें इन दोनों की पेशी हुई। पेशी के दौरान जो है एनआईए ने इन दोनों का कोई रिमांड नहीं मांगा और इस कारण से इन दोनों को अगले 7 दिनों के लिए, यानी कि 23 जुलाई तक इन दोनों को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय आदर्श कारा जेल जो बेऊर है वहां पे भेजा गया है। अभी फिलहाल ये दोनों कोर्ट में ही है। थोड़ी देर में एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों को लेकर के जो एनआईए के अधिकारी हैं वो बेऊर जेल जाएंगे और फिर वहां पे न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल प्रशासन को सुपुर्द कर देंगे, सौंप देंगे। फिलहाल 23 जुलाई तक ये दोनों जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। 23 तारीख को इस मामले में अब तक चूंकि जो 4 गिरफ्तारियां हुई है, चाहे इमरान हो, नासिर हो, जिन दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है बेऊर जेल, इसके अलावा हम बात कर ले सलीम और एक कफील की, तो वो भी 23 जुलाई तक जो है न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में ही बंद है। तो ऐसे में 23 जुलाई का दिन जो है अब इस दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के लिए अहम होगा। उस दिन सभी की पेशी होगी एनआईए कोर्ट में और फिर उस दिन क्या होता है ये देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। दरभंगा में बाढ़ के पानी से लोग डरे सहमे हैं, लेकिन कुछ युवा हैं जो पानी से खेल रहे हैं या कहें कि जान को खतरे में डाल रहे हैं। डुलाही और आसपास के गांव में युवकों की टोली पुल से नदी में छलांग लगा रही है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के मना करने के बाद भी ये युवक मानने को तैयार नहीं है। अगर में ऐसे कोई हादसा होता है, अनहोनी होती है, तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोग पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर सहरसा में महिषी प्रखंड के कुंदह गांव के लोग कोसी के तेज कटाव से दहशत में हैं। जल संसाधन विभाग कटाव को रोकने की कवायद में जुटा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खतरे को नजरअंदाज कर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, वो भी उस इलाके में जहां पर नदी का कटाव जारी है। मिट्टी का अवैध खनन करने वाले को भी खतरे का अंदाजा है, बावजूद इसके ये लोग खुदाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। अरे मट्टी कटा रहे, मट्टी पुला दे रहा है, ये मट्टी 4 टलारी, हाँ 4 टलारी पुला दे रहा है पुला। लेकिन यही जगह से काहे काट रहे हैं ये? तो जबकि आप देख रहे हैं यहाँ कटाव लगा हुआ है, कटनिया चल रहा है, ये कभी भी यहाँ के लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, रोड को काट सकता है। ना बंद कर देंगे, हाँ बंद कर देंगे मट्टी। क्या टेलर कटवाए हैं? ये टेलर ले गया बस। और ठेकेदार कौन ठेकेदार को दिया है? अरे ठेकेदार वहाँ का है लेनपुर, मुखिया मिथिलेश। अच्छा, एक चीज बताइए, किसके कहने पे ये दे रहे हैं मिट्टी? विधायक जी मंगनी की है। कौन विधायक? रत्नेश सदा। क्या बोले हैं? 10-5 टलारी हमको चाहिए, पुला जो धस गया ना उसमें मट्टी दे देगा गाड़ी आ जाने के लिए। नदी किनारे जो है कि मिट्टी कट रहा है, कि खनन हो रहा है, इससे क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। वो जबरदस्ती आकर काटने लगा, उसको बोले भी है तो नहीं मानता है। सब गाँव वाला ही सब करता है। तो कहाँ जा रहा है मिट्टी? हमको नहीं पता है, अभी हम रोक दिए थे इसको। तो रोकने के बावजूद भी कम मिट्टी किसका है, उसके बाद कर दिए, बंद हो गया। तो इससे खतरा भी है? खतरा है ना, नदी के किनारे काटता है, आप खेत लगा हुआ। तो इसका सूचना आप बलिया अधिकारी को दिए हैं? अभी तो तुरंत आया है जेसीबी। रोजगार दिलाने के नाम पर पूर्वी चंपारण में एक निजी संस्था ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं से लाखों की ठगी कर ली। मेहनतकश महिलाओं के पैसे लेकर कर्मचारी फरार हो गए। फर्जीवाड़े का आरोप मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की एक संस्था पर लगा है, जिससे नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस तक शिकायत पहुंची है।
अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पहले महिलाओं के विलाप करने और फिर पुलिस के सामने हंगामा करने, इन महिलाओं की ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण की, उन सैकड़ों महिलाओं की जो ठगी की शिकार हुई है। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर एक एक पैसे जोड़ने वाली इन महिलाओं को हजारों रुपए का चूना एक निजी संस्था के कर्मचारी ने लगा डाला, जो फिलहाल फरार है। मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चकिया इलाके की इन ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना डाला। दरअसल ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए गए। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया। शुरुआती दौर में महिलाओं को वेतन भी मिला और खाता भी खोला गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए। जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को लगी तो पहुंच गईं थाने और जमकर शुरू हुआ हंगामा। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। नौकरी के लालच देकर कि आपको 20 मेंबर को ग्रुप बना दीजिएगा तो आपको 12,000 के मंथली देंगे, पर मंथ 2 साल देंगे। और इसी बीच ये अपना विश्वास बढ़ा दिया थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, और यह भाग गया, पूरा लूटपाट लिया गरीबों को। और पूरा महिला को 24,000 महिला को लूटपाट के भाग गया। दीदी से हमारा पर जुट गल बा, रात से जाके सवेरे 6 बजे ले जुटल बाटे के हमारा 22,000 रुपया चाहिए, 22,500। मारने पीटने के साथ मारे पीटे का हमारा घर के हमारा घर का आदमी मारने पीटने के धमकी दे रहा है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में जाल बिछाने के बाद ट्रस्ट की ओर से पड़ोसी जिले शिवहर में भी कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन आरोपी संस्था की ठगी के खुलासे के बाद पुलिस भी कड़ी कार्रवाई के मूड में है। आरोपी संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में हमने सभी संबंधित थानों को, जो खास करके मधुबन और चकिया थाने को निर्देशित किया है कि FIR दर्ज करें, और FIR दर्ज भी किए जा रहे हैं। चूँकि बहुत से सैकड़ों महिलाओं से संबंधित मामला है, तो इसके संबंध में हम ऊपर से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इसमें आगे जो है वो व्यापक स्तर पे कार्रवाई हो। पूर्वी चंपारण जिले में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर ठगी किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई चिटफंड कंपनियां लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल में इस तरह की ठगी का ये पहला मामला है। अनुमान के मुताबिक ट्रस्ट के संचालक करीब 135 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर चंपत हो चुके हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इन आरोपियों को धर दबोचेगी और गरीब महिलाओं को इनके पैसे वापस मिल पाएंगे। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। नवादा जिले के रोह प्रखंड के अजय नगर में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां के लोग जी रहे हैं। पहाड़ की तलहटी में ये गांव बसा है, जिसमें हमेशा पानी की समस्या बनी रहती है। यहां पर पढ़ाई की व्यवस्था ना है और ना ही सड़क की। अस्पताल भी नहीं है, जिसके चलते कई लोगों के इलाज के अभाव में मौत भी हो गई है। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा के रोह प्रखंड के अजय नगर के इलाके की, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। गांव में आवास योजना का लाभ बहुत कम ही ग्रामीणों को मिला है। नल जल योजना पूरी तरह से इस गांव में फेल है। एक कुआं है जिस पे पूरी आबादी निर्भर करती है, और इसी कुएं से लोगों का खेती से लेकर खाने पीने से लेकर सारा काम इसी कुएं से चलता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार के द्वारा यहाँ बूथ भी बना दिए गए हैं, मगर बूथ तक आने के लिए एक भी रोड नहीं बना है, जिसके कारण ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइए क्या कुछ समस्या हो रहा है आपको यहाँ? हमारे यहाँ समस्या
ऐसा है सर कि मतलब हम लोग बरसात में जीना मुश्किल हो रहा है। हम लोग का मतलब अगर कोई बीमार पड़ता है तो खटिया पर टांग के ले जाते हैं। रोड का समस्या यहाँ नहीं है, रोड है ही नहीं। और माने हम लोग कच्ची से चलते हैं, बारिश हो जाने के बाद मतलब साधन ख़त्म हो जाता है। और हम लोग को मतलब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग मतलब टांग के खटिया इसके लिए आप लोग जनप्रतिनिधि को बोले? हाँ, कई बार लिख के दिए, कई बार हम लोग ये किए, लेकिन माने इसका कोई उपाय नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सुरेश राजवंशी। कुछ और ग्रामीण है, उनसे हम जानते हैं, बताइए क्या समस्या है? जी सर, यहाँ मेन रूप से है सबसे पहले रोड चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या है। हम लोग विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ नहीं पाते हम लोग। यहाँ के बच्चा शिक्षा से बहुत दूर रहता है रोड की वजह से। प्राइमरी शिक्षा तो ठीक कर लेता है, बट उच्च शिक्षा के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होता है, दूरी जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ भी है मेन रूप से कुछ प्रतिनिधि को भी दिए थे, लेटर उटर दिए थे, ब्लॉक में दिए थे और दिए थे प्रेस में, सांसद जी को वहाँ भी गया है लेटर, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, केवल आश्वासन ही। अरविंद कुमार। जैसा कि आपने सुना, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर स्थानीय प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, मगर आज तक उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ के ग्रामीण आज तक मुख्य धारा से कटे हुए हैं और अपने आप को बहुत ही पीछा महसूस कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। आज देश के सबसे बड़े मिड डे मील हादसे की बरसी है। जुलाई 2013 में आज के ही दिन सारण जिले के मशरक गंडामन स्कूल में विषाक्त मिड डे मील खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए थे, जिसमें एक एक कर 23 बच्चों की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि रसोईया ने एक बच्चे को स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना देवी के घर से सरसों का तेल लाने के लिए भेजा था। सरसों तेल के डिब्बे के पास ही कीटनाशक की बोतल रखी थी, जो बिल्कुल सरसों तेल जैसी थी। रसोइये ने उसी तेल से खाना बना दिया। मृतक बच्चों को स्कूल कैंपस में ही दफन कर वहां स्मारक बनाया गया। इस मामले में हेडमास्टर के पति को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि आरोपी मीना कुमार जमानत पर चल रही हैं। 29 अगस्त 2016 को छपरा कोर्ट से मीना देवी को 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 3 जुलाई 2017 को पटना उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। धांधली हो रहा है, दबंगों द्वारा यहाँ पर धमकाया और डराया जाता है मिट परिवार को, बच्चों को। और हम लोगों को भी बाहर से खाना बनाकर फिर 2014 में लाया था, उसमें जिसको हम लोग पर FIR कर दिया गया है। हम लोग कोर्ट में जाकर अपना बेल कराए हैं। आज हम लोग यहाँ धर्माशक्ति गंडामन में उपस्थित हुए हैं। मिड डे मील हादसा जो हुआ था, आज 8वीं पुण्यतिथि है और बड़ी भावपूर्ण से यहाँ श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद में जो बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, कहिए कि एकदम दिल दहला देने वाली घटना थी। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम कि इनके माँ बाप को, इनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और खबर है दानापुर के बेटा से, जहां पटना IIT के छात्रों ने कोरोना काल में एक बार फिर धमाल मचाया है। IIT पटना के छात्रों ने कैंपस सिलेक्शन के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल 235 प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां IT सेक्टर यानी कि कोर टेक्निकल सेक्टर की हैं। इस साल 50 से ज्यादा नई कंपनियों ने सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर संस्थान के 140 बीटेक और 36 एमटेक छात्रों को इस साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिले। कुल 187 स्टूडेंट्स को 235 ऑफर्स मिले। इसमें कुछ को 54,57,000 तक के सालाना पैकेज की पेशकश की गई। इस साल कंप्यूटर साइंस बीटेक, कंप्यूटर साइंस एमटेक और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 100% प्लेसमेंट हुआ है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच हमारे बच्चों ने 2021 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने प्लेसमेंट के क्षेत्र में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है और इसका पूरा श्रेय बच्चों को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था। लेकिन बच्चों ने अपने लगनशीलता के साथ और लगातार वो प्लेसमेंट प्रक्रियाओं में थ्रू द मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़ उन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एक दिन के लिए भी अगर मोबाइल आपके पास ना हो तो सोचिए आपका समय कितना मुश्किल हो जाएगा। गुमला में नेटवर्क नहीं रहने से लोगों को मोबाइल पर काम करने में मुश्किल पैदा हो रही है। ऐसे में राशन, पढ़ाई, दवा, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन FIR, हर काम में परेशानी हो रही है। मोबाइल का नेटवर्क कब आता है, कब चला जाता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। नेटवर्क के लिए लोगों को ऊंची जगहों पर, पहाड़ों पर जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं मिलता और राशन के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है।
लेने आए हैं और यहाँ नेटवर्क की वजह से हम लोग राशन ले नहीं पा रहे हैं, लोड भी नहीं हो रहा है और हम डीलर भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। बहुत दूर दूर से राशन लेने आते हैं और यहाँ लोड नहीं होता है नेटवर्क की वजह से। इतना काम छोड़ छोड़ के आना पड़ता है, कब नेटवर्क छोड़ छोड़ के काम करता है। लेने के लिए आते हैं तो नेटवर्क नहीं रहता है तो क्या ठेपा होगा। छोड़ छोड़ के काम धंधा के दिन है, आदमी परेशानी होता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। पटना एयरपोर्ट पर जब बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची तो उनके स्वागत में जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां ही उड़ा दी। कोरोना के केस में फिलहाल कमी है। राज्यों में पाबंदियां तकरीबन हटा दी गई हैं, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ और देवघर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वैसी ही तस्वीरें कई और जगहों से भी आ रही हैं, जिस पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। बावजूद इसके लोग मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में जुट रहे हैं। मौका था आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी का। मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण अहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे, जहां न एहतियात दिखी न प्रशासन। ऐसी ही तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी ने आज चिंता जताई है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। रामगढ़ जैसी ही तस्वीरें बाबा नगरी देवघर में भी देखने को मिली। सावन मेले सा दिखने वाला ये नजारा तीसरी लहर के खतरे को साफ साफ न्योता है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से यहाँ सावन मेले जैसी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद और देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। इधर सीतामढ़ी जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ जुट रही है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना प्रोटोकॉल का जरा भी पालन नहीं कर रहे। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। इन तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं बिना मास्क के ही टीका लेने पहुंचे हैं। ये लापरवाही जानलेवा है। हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की इस लापरवाही का जायजा लिया। सीतामढ़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक अजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गर्ल स्कूल में, जहां कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन लेने के लिए और लोगों में एक अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों को लगता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर आने वाले हैं उसको लेकर लोग इससे बचाव की मूड में है और यही लगता है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन इस बीच लोगों की एक लापरवाही भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, तो कहीं कहीं यह दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और लोगों को सावधान रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही दिखाई दे रही है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए तो उत्सुक है, लेकिन
दूसरे मामले में देखा जाए तो लोग की यह लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कहा जा सकता है कि लापरवाह दिख रहा है कि लोगों को यह समझाना होगा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और सावधानी बेहद जरूरी है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लापरवाही क्यों। मास्क नहीं पहने हुए हैं, गमछी रखते हुए ना है, मास्क पहनना चाहिए ना, गमछी लगावा ना। हाँ, हो गई मास्क। कितना जरूरी है मास्क रखना? बहुत जरूरी है। हाँ बताइए सर, कितना जरूरी है लापरवाही? मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, जब सेकेंड डोज के लिए आप मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पर आकर के धूप में लाइन लगे रहिए। अच्छा। यही सरकार की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कौन कराया पालन? पालन तो कराने के लिए है वो खड़े हैं, क्या है? कुछ नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड डोज लेने वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, फर्स्ट डोज वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, 18 से 44 वाले का अलग होना चाहिए, 45 से ऊपर वाले का अलग होना चाहिए। यहाँ 80 वर्ष के बूढ़े आते हैं, वो बैठे धूप में खड़े हैं, कैसे वो वैक्सीन ले पाएंगे? उनको दूसरी बीमारी हो जाएगी। क्या नाम है? श्याम कुमार झा। तो आपने देखा यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि जो स्वास्थ्य महकमा है उसको व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए, जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ओल्ड एज लोगों के लिए अलग से काउंटर का व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।